सबसे पहले स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी आंदोलन में। ठीक है, आंदोलन का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है जब मास को लेकर चलते हैं और हम किसी बहुत बड़ी धारणा को बदलना चाहते हैं। जैसे दांडी का, अगर गांधी के दांडी मार्च की बात करें तो अंग्रेजों की इस धारणा को कि वो नमक के ऊपर कर लगाते हैं या भारतीयों को छोटी छोटी चीजों पर दबा सकते हैं, वो उसकी बात का एक सांकेतिक विरोध था। तो आंदोलन का मतलब होता है कि जब इस प्रथा को, यानी कि इंफॉर्मेशन से निकलकर नॉलेज की तरफ बनाने की बात कर रहे हैं, जब हम अपना टाइम सेव करते हुए एक बहुत बड़े डर का सामना करने जा रहे हैं। पहले यह लगता था कि भाई अंग्रेज जो है बहुत ताकतवर हैं, ये हमें दबन कर देंगे, लेकिन एक आता है व्यक्ति लाठी लेकर दुबला पतला और भारत में वो एक मूवमेंट को खड़ा कर देता है, भारत में एक आंदोलन को खड़ा कर देता है। तो यहां इसका मतलब है ये केवल गांधी का चमत्कार नहीं था, ये गांधी ने जो सोचा वो जनमानस तक पहुंचा दिया कि भाई मैं ये सोच रहा हूं, आजादी ये होती है, आप ब्रिटिश आपके दुश्मन है, लेकिन हमको इस तरह से आजादी लेनी, हमें आजादी लेने के साथ साथ हमें अपने राष्ट्र का निर्माण भी करना है, हमें अपनी कंट्री का जो है वो क्या करना है, एक स्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है, और साथ ही साथ हमें अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी बनाए रखना है, हमें आत्मनिर्भर भी होना है। तो बहुत सी चीजों को गांधी ने जो है वो एक पिरोया और लोगों ने उस बात को समझा। लोग जब जाकर खड़े हुए तब गांधी के पीछे असली ताकत आई, यानी जन की भागीदारी। तो आंदोलन शब्द मैंने इसलिए इसका नाम रखा, बहुत लोगों ने सोचा इसका नाम एनसीईआरटी आंदोलन क्यों रखा। इसका मतलब था एक आंदोलन, यानी कि मास मूवमेंट क्रिएट करना। मास के अंदर बहुत बड़ा फियर है। स्टूडेंट मैंने देखा है, खासतौर पे हिंदी मीडियम से मैं स्पेशली कहूंगा, वो साल डेढ़ साल का समय, ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, बच्चों से मिला हूं, बात कर रहा हूं, कई स्टूडेंट बड़े अभिमान में मेरे सामने इस तरह बोल पे गए, साल डेढ़ साल का समय सिर्फ वो एनसीईआरटी पढ़ने में निकाल देते हैं, और यही जो डेढ़ साल होते हैं वो इनकी एनर्जी का सबसे पीक पॉइंट होता है। इसके बाद वो एनर्जी कभी वापस नहीं आती। जिस दिन आप घर से निकलकर मुखर्जी नगर या करोल बाग में पहुंचते हैं या जो आप तैयारी करना शुरू करते हैं, वो साल डेढ़ साल, आप मुझे एक्सपीरियंस से बताइएगा, जो बच्चे मेरे साथ मई में या इससे पहले जुड़े थे वो मुझे बताएं कि जब उन्होंने तैयारी शुरू की तो उस समय उनका पीक और आज के पीक में उनके बहुत डिफरेंसेस आ रहा होगा। उस समय आपका एंथुसियाज्म, आपकी क्रिएटिविटी, आपका पीक बहुत हाई पे जा रहा होगा। जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा और एक आध फेलियर अगर कहीं आपको मिल गया तो आपकी एनर्जी सडनली बहुत डाउन होती है। ये ह्यूमन नेचर होता है। तो यहां आंदोलन शब्द का मतलब है कि मैं आपका एक बहुत बड़ा जो टाइम बर्बाद हो रहा है उसको मैं बचाऊं। आपके टाइम को ऐसी जगह यूटिलाइज होना चाहिए जो एक्चुअली आपकी रियल वीकनेस है। आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाते, एसे राइटिंग में दिक्कत है, एथिक्स के पेपर में आपको कमांड करनी है, आपको अपना क्वालिफाई पेपर अच्छे से करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग करनी है, आपको जो है वो मान लो इकोनॉमिक्स के पेपर में प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर आपको अपनी इनहैंसमेंट करनी है। तो अगला जो आपका टाइम बचेगा उसको आप अपनी वैल्यू एडिशन और इनहैंसमेंट के लिए दे सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मिथ क्रिएट है और हम इंफॉर्मेशन के जाल में ऐसा फंस चुके हैं कि हम उसमें से नॉलेज की तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसीलिए मैंने इस बैच का नाम एनसीईआरटी आंदोलन रखा है। लेकिन मैंने क्या कहा, गांधी की शक्ति लोगों की भागीदारी थी। और कोई नेता, बहुत से नेता हुए, लेकिन इतने बड़े व्यापक पैमाने पर भारतीयों की जरूरतों को समझते हुए, भारतीय जनमानस की जरूरतों को समझते हुए, लोगों की शक्ति को अपने साथ जोड़ते हुए, उनकी भाषा, उनके तरीकों से गांधी ने मास मूवमेंट क्रिएट किया। बहुत से नेताओं ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया, सब कुछ है, लेकिन वो सभी बहुत सक्सेसफुल रहे जिन्होंने, चाहे मार्टिन लूथर किंग रहे हों, चाहे वो नेल्सन मंडेला रहे हों, जिन्होंने लोगों की शक्ति को एक पर्पस के लिए यूज किया, उसको एक साथ जोड़ा और उसको एक महानतम लक्ष्य की तरफ लेकर चले गए। तो इसी तरह एक यहां पर हम काम शुरू कर रहे हैं कि आपका पूरा साल डेढ़ साल एक भय में बीतता है, इंफॉर्मेशन को मगअप करते बीतता है, उसको नोट्स बनाने में बीतता है। क्यों ना हम उसको सप्रेस करें, उस टाइम जोन को एक तरफ लेकर जाएं, उसको टू द पॉइंट ओरिएंट करें, जो रिक्वायरमेंट वो मांग रहा है वो रिक्वायरमेंट हम पूरी कर दें। बचे गए समय को, जो आपका समय बचेगा, उसको क्यों ना हम एक टू द पॉइंट चीजों पे लगाएं, अपनी वैल्यू एडिशन पे लगाएं, जो हमें नेक्स्ट लेवल पे हमसे डिमांड कर रहा है। राइट, हम प्री केवल क्वालिफाई करके वापस नहीं आ सकते। जब तक इंटरव्यू आपका क्वालिफाई नहीं हो जाता, जब तक फाइनल आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आपका कभी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, वाई एनसीईआरटी। बहुत लोगों को इसमें बहुत ही बड़ा जो है वो भ्रम रहता है। एनसीईआरटी की जरूरत क्या है या किसी भी बेसिक फंडामेंटल की जरूरत क्या है। सबसे इसका सटीक जवाब दिया खुद एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी के पहले पन्ने पर हमें बहुत कुछ जवाब दे दिया है। वो चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, चाहे आप क्लास के नोट्स पढ़ो, टीचर के साथ क्यों ना हो, लेकिन जो बात अब मैं बताने जा रहा हूं वो खुद एनसीईआरटी के पेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। मैंने एक जो है वो डेमो के लिए यहां यूज कर लिया।
तो ये जो है ये सब कुछ बताता है, ये सब कुछ जो है वो हमें क्लियर करता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी भी किताब को आप डीडी बसु पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, विपिन चंद्रा पढ़ रहे हो, एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, या कोई न्यूज़पेपर ही क्यों ना पढ़ रहे हो, इट डजंट मैटर। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा एक बात याद रखिएगा, योर टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका समय है। और आप चाहे एक एडिटोरियल पढ़ रहे हो, एक पेज पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, एक बुक पढ़ रहे हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका टाइम ही सब कुछ है आपके लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार इस एज में हमें पता नहीं चलता कि समय, अरे ठीक है बहुत अभी टाइम है, बट हमें नहीं पता चलता इसी समय हम बर्बादी या अपने जो है निर्माण की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो आप कुछ भी पढ़िए, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ाई में आपका पर्पस नहीं पता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, तो आप कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं जा पाएंगे, याद रखिएगा। और यह उद्देश्य एनसीईआरटी खुद कह रहा है कि अब आप मेरी बात को सुनो कि मुझे आपसे चाहिए क्या। वो ये कहता है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, जो हमारा नेशनल कैरिकुलम है, जिसके आधार पर ये जो यूपीएससी जैसी संस्था वो जो अपना एग्जाम लेगी कॉमन डोमेन में, वो कहता है कि ये रूपरेखा कहती क्या है। ये कहती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को, यानी कि जो स्कूल लाइफ है, बिकॉज एनसीईआरटी इज ए स्कूल बुक, ये तो आप यूज कर रही है, स्कूल बुक है, यानी स्कूल का मतलब होता है ये हमारे जीवन के जो 6ठी से 12वीं होती है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा लर्निंग फेज होता है। इसके बाद तो हम जॉब के लिए पढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से समझोगे तो हमें ग्रेजुएशन करना है, जॉब लेनी है, आगे नौकरी करना है, लेकिन जो हमारा लर्निंग पीरियड होता है, जो हम जहां पर हम सीखते हैं, वो बेसिकली हमारा ये जो बचपन से लेकर वो 12वीं तक का जो समय होता है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो स्पेशली जो है ये टाइम हमारा लर्निंग पीरियड कहलाता है। तो ये कहता है कि जो जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इस लाइन का मतलब क्या हो? ये कहता है कि अप्लाइड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आप जो चीज सीख रहे हो उसको प्रयोग कैसे कर सकते हो अपने जीवन में, अपने जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, अदर एस्पेक्ट्स हैं, उनमें आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप कोई भी एक चीज पढ़ो, कोई भी एक चीज, चाहे वो एडिटोरियल ही क्यों ना पढ़ो, आप ये समझो कि इसका व्यवहारिक पक्ष क्या होगा, यानी इसके अप्लाइड पार्ट, यानी हमारे जीवन में इसको हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल डाटा को कॉपी में लिख लेना, उसको याद कर लेना, कितने करोड़ बजट आया, कितना करोड़ ये हुआ, कितनी आबादी वहां गई, भारत की कौन सी रैंक थी, ऐसे तो हम याद करते हैं इस एज में, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सवाल है कि अगर भारत की रैंक इतनी है तो इसकी रैंक के पीछे ये कारण क्या है। अगर ये बात आई है एसडीजी इंडेक्स में कि बिहार सबसे पीछे और केरल सबसे आगे है, तो आपने क्या किया, बिहार सबसे पीछे, केरल सबसे आगे लिख लिया। बट यहां पर वो कहता है ट्राई टू फाइंड आउट द एनालिसिस। अगर कोई चीज हो रही है, अभी सिखाने जा रहा हूं, अगर कोई चीज हो रही है तो बिना कारण के वो चीज कभी हो ही नहीं सकती। विदाउट रीजन इस यूनिवर्स में कुछ भी हैपन नहीं होता, जादू नहीं है। यहां हर चीज के पीछे एक लॉजिक या एक साइंस काम कर रहा होता है। अगर बिहार के पीछे पिछड़ापन है तो क्या उन कारणों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? या केरल जैसा एक छोटा राज्य अगर इतना अग्रणी है एसडीजी में, तो ऐसे कौन से कारण मौजूद हैं जिसको रिप्लिकेट करते हुए अन्य राज्य भी वही प्रगति पथ को प्राप्त कर सकते हैं? क्या वो उस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है? ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ ऐसा इंहांसमेंट है, या वहां के इंटरनेशनल रीजंस, जैसे वहां के बहुत ढेर सारे लोग फॉरेन में काम करते हैं, वहां एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जो है वो सिस्टम है, वहां एक तरह से समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था, वामपंथी जिसे हम लोग लेफ्ट मूवमेंट कहते हैं, उसका बहुत ही ज्यादा एक जो है इफेक्ट है। तो क्या इसकी वजह से जो लेफ्ट है वो एक आइडियोलॉजी, जिसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहते हैं, वो क्या वहां बहुत अच्छा काम कर रही है, या कोस्टल एरिया होने की वजह से वो उसको एक बहुत ज्यादा इनहैंसमेंट मिला हुआ है, या वहां की जो एग्रीकल्चर है उसमें नगदी फसलों का बहुत ज्यादा दबाव है। मतलब देखा जाए तो चाहे वो मसाले, इसकी वजह से तो वास्को डिगामा आया था, वो काली मिर्च खोजने, मसाले खोजने, जिनकी वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा दाम है। तो उत्तर प्रदेश का किसान गेहूं बेचता है तो उसको उतनी मेहनत करने उतना पैसा नहीं मिलता जितना वहां के किसानों को, अगर फार्मर की बात करें, वो जो मसाले उगाते हैं, जो कि वहां की जलवायु का देन है, वहां की ज्योग्राफी का जो है देन है। बड़े ध्यान से सुनना, अभी ऊपर ऊपर से जा रहा होगा लेकिन आपको इसमें बड़ा मजा आएगा थोड़ी देर बाद। तो क्या इसके पीछे जो लॉजिक है वो वहां का एग्रीकल्चर है? भाई मैं गेहूं बेच रहा हूं, मुझे जो है वो 1 लाख रुपए मिला, वो काली मिर्च बेच रहा है जिसकी वर्ल्ड मार्केट में इतनी बड़ी डिमांड है, या जो है वो इलायची बेच रहा है जिसकी डिमांड है, उसको जो है वो कई लाख रुपए मिल रहे हैं। तो अब मेरे और उसके बीच के सेम समय काल में, सेम मौसम में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया इनकम का। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को, यानी रीजन और इफेक्ट्स के जो मैटर्स होते हैं, उनको लाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, राइट। अब जैसे ये माही है, माही ने लिखा केरल में टेरर भी तो है क्या? अब देखो यहां पर क्या होता है, अपने दिमाग, यही होता है जब आप अपने कमरों में चुपचाप बैठ के पढ़ते हो किताबों में, तो यही सब दिमाग के अंदर जो उबल रहा है वो आ जाता होगा। मैं यहां मैंने टॉपिक दिया, टॉपिक का मेन थीम था कि एसडीजी में वो आगे क्यों है।
अब आगे पर हम विचार कर रहे हैं, अब इनके दिमाग में विचार आ गया कि वहां टेरर है, फलाना है, ढिकाना है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ढेर सारी, इन्होंने जो मीडिया में सुना, अगर हम यूपी बिहार में बात करें तो अपहरण और टेरर में जो ये देशी हत्याएं होती है उनकी संख्या कहीं ज्यादा है टेरर से, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। जो लूटपाट की घटनाएं, जो हत्या अपहरण होता है, इनको शायद इसके ग्राफ नहीं पता, जो महिलाओं के खिलाफ हत्या, इनके ग्राफ इनको बिल्कुल नहीं पता है। तो लेकिन अब इनका दिमाग कहीं और चला गया। यही होता है, टीचर के साथ एक ट्रेनिंग होती है कि हम किन चीजों पर विचार करें। ऐसे अगर आप हर चीज के बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो सोचते सोचते आप पता नहीं कितने साल लगाओगे। यही होता है, यही चीज बहुत बढ़िया है। जो है ये माही जो है, इन्होंने बहुत अच्छा एक बात कही है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जब हम एक सही डायरेक्शन में अगर नहीं हम सोच रहे होते हैं तो हमारा दिमाग भ्रमित होता है, फिर हम ढेर सारी चीजें वहां पे कैच करना शुरू कर देते हैं। और आपके दिमाग की लिमिट है, क्योंकि आपका समय लिमिटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका टाइम लिमिटेड है। एग्जाम निकल जाएगा, फिर आप पहुंचोगे, अच्छा ये अब मैं पूरा कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं है। और याद रखिएगा, दुनिया प्रयास नहीं परिणाम देखती है। दुनिया प्रयास नहीं परिणाम देखती है। आपका परिणाम फाइनल लिस्ट में आपका नाम है, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। और याद रखिएगा एक और चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इन्होंने एग्जांपल लिया, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं और इनका दिमाग कहां गया। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तुमने देखा है कि घोड़ा जब दौड़ता है किसी रेस में, रग्बी की रेस में, जॉकी के, तो उसके दोनों तरफ आपने देखा होगा, आंख के दोनों तरफ पट्टी बांध दी जाती है। आपने देखा होगा काले रंग की पट्टी बांध दी जाती है। या जो तेज घोड़े दौड़ते हैं, जैसे आपने कभी भी जो जॉकी की रेस या जो है जो रेस आप देख रहे होंगे घोड़ों की रेस, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि दोनों तरफ उसके ऐसे पट्टी लगी होती है। तुमने सोचा कि घोड़े की पट्टी से क्या फर्क पड़ने वाला, आंख के आसपास पट्टी क्यों बांध दी जाती है जबकि सामान्य घोड़े में नहीं बांधी जाती है। एक्चुअली में क्या होता है, जब ये जॉकी जो होता है, जहां उसको रेस तेजी से घोड़े को उसकी पूरी पावर को कॉन्सेंट्रेट करके इस्तेमाल करना होता है, तो वो क्या काम करता है, ये मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरा अगर मैसेज आप तक पहुंच जाए तो आपको आपके जीवन का दर्शन मिल जाएगा, आपको लाइफ की फिलॉसफी मिल जाएगी। तो जब जॉकी जो है घोड़े को दौड़ाता है, उसमें जो पूरी चारों रेस जीतनी होती है, हजारों लाखों दांव पे लगा होता है, तो वो क्या होता है, वो घोड़े को दोनों तरफ आंखों के आसपास पट्टी पहना देता है। उससे क्या होता है, जो हॉर्स की पावर होती है वो कंसंट्रेट हो जाती है। वो सिर्फ अपने पाथ को देखता है, वो जो लाइन होती है जिसके बीच में उसको दौड़ना है, वो पूरी शक्ति, घोड़े की शक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, बस घोड़े का पर्पस बदल गया। घोड़े की शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा, बस उसका पर्पस यानी उसका उद्देश्य बदल गया। अब उसका उद्देश्य उसको केवल उतना ही दिखाई पड़ रहा है जो उसकी जीत के लिए महत्वपूर्ण है, और वो दो लाइनें। मेरी इस बात को समझना, वो दो लाइनें दिखाई पड़ी और उसको संसार बाहर कौन चीयर अप कर रहा है, कौन जो है वो शोर हो रहा है, उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसको सिर्फ अपना पाथ दिखाई पड़ रहा है और वो उसी पर दौड़े जा रहा है। अपनी पूरी पावर को वो कंसंट्रेट कर देता है उसी पाथ पर। और क्या होता है कि घोड़ा अपनी जो है वो शक्ति से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत जाता है। वहीं जब घोड़ा लेथार्जिक होता है, उसको दुनिया भर की चीज दिखाई, उसको घास भी दिखाई पड़ती है, उसको शोर भी दिखाई पड़ता है, उसका दिमाग इधर उधर वॉन्डर करता है। तो आप भी उसी घोड़े की तरह हो। आपका परिवार, आपका समाज और आपके खुद के सपने दांव पे लगे हुए हैं। मेरी बात को ध्यान समझना, आपके खुद के सपने दांव पे लगे हुए हैं और ये घोड़ा कोई और नहीं, आपका दिमाग है। अब आपको ये सोचना है कि मुझे अपने दिमाग को अपने जो लक्ष्य है उस पर कंसंट्रेट करके रखना, या दुनिया भर की चीजों पर मुझे अपना दिमाग लगाना है। और आप ही जो है तय करोगे कि आप कहां तक पहुंचोगे। जब आप हर तरफ वॉन्डर करोगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते हो। और आपका दिमाग अगर अपने पर्पस, अपने उद्देश्य पर फोकस होता है तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसी को कई लोगों ने फोकस, डी फोकस, लक्ष्य, ब्रायन ट्रेसी, इन सब दुनिया भर के मोटिवेशन ने इसी पर किताब लिखी है कि आपको अपनी मानसिक शक्तियों को अपने जो है लक्ष्य पर फोकस कर देना है। अंतर आपको पता चल चुका होगा अब आज से। इसलिए एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को स्कूल की क्लास के लिए नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ मेरा एक वैचारिक संघर्ष होगा। आप चाहेंगे कि आपको संसार की हर चीज का जवाब मिल जाए, और मैं एज ए जॉकी, मैं उस घोड़े को जीत की तरफ ले जाने वाला, जिस पर दांव लगा हुआ है सब कुछ, मैं उस घोड़े को जीत, जॉकी पे नहीं घोड़े पे दांव लगाया गया और उस पर मैं दांव, इसलिए उसको जो है चाहता हूं कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो मेरे आपके बीच में एक वैचारिक संघर्ष हो, क्योंकि आप चाहेंगे कि स्कूल की इस बुक में समस्त इंफॉर्मेशन के आप मालिक बन जाएं, और मैं आपको बीटीएल पर लेकर जाऊंगा, यानी उसका जो नेक्टर है, उसका जो निचोड़ है, जो आपको चाहिए वो आपको मिले, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप टू द पॉइंट जाकर एग्जाम में क्वेश्चन भी कर सके। अब यहां पर क्या होगा, आपका दिमाग अगर वॉन्डर कर रहा है तो आप
मेरे साथ एक वैचारिक संघर्ष में आ जाएंगे। सर ये छूट रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, सर वो भी तो जानना था, सर यहां पर ये हो रहा, ब्रह्मांड के उस कोने पे क्या है। आप मुझसे हर तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, आपका हक है वो पूछना, लेकिन मुझे पता है कि आपका उद्देश्य अभी यूपीएससी को क्रैक करना है, अपने सिविल सर्विसेज को क्रैक करना है। आपको ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज नहीं करनी है। उसके लिए आपके पास समय है। आप यूपीएससी क्वालिफाई करके दुनिया को बता देना कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, छोड़ छाड़ के चले जाना कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड या जाकर वहां रिसर्च करना और वहां ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करना, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मेरे साथ तुम्हें टू द पॉइंट रहना पड़ेगा। मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था और ये मैसेज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतनी इंफॉर्मेशन देखकर कुलबुलाहट होगी। याद रखिएगा, इस स्कूल की बुक को हम अपने सिविल सर्विसेज के लिए यूज करने जा रहे हैं, तो यहां पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते ही होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द, हमने यहां पर बात की सबसे पहले कि अप्लाइड नॉलेज इज द की वर्ड। बीटीएल का ये सबसे पहला नियम होता है, बिटवीन द लाइन का सबसे पहला नियम होता है कि हमें जो भी पढ़ना है उसको रट्टाफाई नहीं करना, उसको मगअप नहीं करना, हमें अप्लाइड नॉलेज की तरफ लेकर जाना है। खुद एनसीईआरटी कहता है कि यह किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है। किताबी ज्ञान का मतलब होता है बुकिश नॉलेज। बुकिश नॉलेज को मतलब कहते हैं जिसको मगअप करने, किताबी कीड़ा, यानी जैसे लिखा वैसे घोट जाओ। कहता है ये खुद मैसेज दे रहा और यूपीएससी इसको फॉलो करता है। कहता है किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत, दैट इज टोटली अपोजिट टू द बुकिश नॉलेज, दैट मींस वी नीड अप्लाइड नॉलेज। इसीलिए यूपीएससी जो क्वेश्चन आज की डेट में दे रहा है वो बड़े ही अलग तरह के क्वेश्चन है, अलग अलग डायमेंशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको पैटर्न अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि यहां पर जो है, ये जो हमारी पुस्तकें हैं, ये जो एनसीईआरटीज हैं, ये इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। किस तरह का बुनियादी विचार? कि आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड ट्रेट जनरेट हो। किस तरह का प्रयास कर रही है किताबें? ये किताब आपको कहां लेकर जाना चाहती? वो कहती है इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेज बेस्ड ट्रेट, यानी आपके अंदर ज्ञान और आपके अंदर समझ एक विकसित होनी चाहिए। और यूपीएससी जो प्रश्न देता है वो बेसिकली आपके समझ का एग्जाम होता है, और मैं अभी आपको प्रूव करूंगा कि वो कैसे अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर प्रश्न बनाता है। और अगर आप इस ट्रेट को नहीं समझ पाते हो तो ये जो किताबें हैं ना एनसीईआरटी की, ये आपके लिए बोझ बनती चली जाएंगी, और कभी भी यही होगा एक दिन कि काश मैं कभी एनसीईआरटी खत्म कर पाता। लेट्स स्टार्ट इट। आगे चलते हैं हम लोग। एनसीईआरटी आपसे चाहता क्या? वाई एनसीईआरटी? मैंने पहले बताया था ये कॉमन डोमेन एग्जामिनेशन है, तो एनसीईआरटी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस केस में। चलिए अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, जो इन्होंने एक समझ वर्ड यूज किया था, इसका मतलब क्या होता है। अब जो मैं आपको 5-6 ट्रेड्स बनाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी किताबों को पढ़ने के लिए। ये सबसे पहला कहता है डेवलप अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग शब्द तो तुमने सुना होगा नहीं भाई, समझ का विकास होना चाहिए। यूपीएससी समझ का एग्जाम है, रटने का एग्जाम होता तो बुजुर्ग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं या जो टॉपर्स है वो आपको आपकी सीट लेके निकल जाते। मैं बार बार कहता हूं, स्टैट आप चेक कर सकते हैं, जो नए जो लोग हैं, नए बच्चे, सेकंड डिविजनर, वो यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं और बहुत से टॉपर लोग नहीं कर पाते। उसके पीछे रीजन क्या है? कुछ लोगों के अंदर समझ विकसित करने की प्रक्रिया हो। भले चाहे उनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा ना हो, वो बहुत गोल्ड मेडलिस्ट ना रहे हो, टॉपर ना रहे हो, लेकिन उनके पास अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होती है। व्यवहारिक नॉलेज तुमने देखा उनके पास बहुत अच्छा होता है। तो ये जो एग्जाम है वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम है। अंडरस्टैंडिंग तो ये तो आपको भी बताया गया हो कि ये समझ का विकास हमें यहां पे करना है। लेकिन सवाल है ये समझ होती कहां है? समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे, समझे? तो ये समझ होती क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे सामने भी ये चैलेंज था कि अंडरस्टैंडिंग शब्द को मैं आपको समझाऊं कैसे। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग हियर? इसके कुछ ट्रेट्स है वो लिख लो, बड़े इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। जब भी आप एनसीईआरटी को, अभी मैं प्रूव करूंगा कि एनसीईआरटी में कुछ ट्रेट्स हमें लिखने पड़ते हैं, जैसे रीजंस। हमें रीजंस यानी कारण आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। लिखते जाओ कारण, रीजंस। डन। दूसरा कहता है प्रोसेस यानी प्रक्रिया। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होने चाहिए कि मुझे कहां पर ले जाकर रखना, और अभी मैं क्या आपके लिए करूंगा, मैं आपके लिए बास्केट्स बना रहा हूं, उसी में आपकी इंफॉर्मेशन अलग अलग तोड़कर रखता जाऊंगा। ठीक है, यही इस बैच का बेसिक पर्पस है, या मेरे पढ़ाने का यही स्टाइल है। फंक्शन यानी प्रकार्य, फंक्शनल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रकार्य, सीक्वेंस यानी क्रम, और एक पॉइंट और जोड़ो, कैरेक्टरिस्टिक। राइट, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी विशेषता। मैं प्रश्नों के साथ इसको प्रूव करूंगा। कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें, रीजंस, ठीक है, कारण प्रभाव बोलते हैं इसको, रीजंस, और रीजंस के साथ आ जाता है एक इफेक्ट यानी प्रभाव। ये हम लोग एक साथ बोलते हैं इसको, रीजन एंड इफेक्ट। ठीक है, रीजन इफेक्ट फेनोमेनन। तो रीजन इफेक्ट यानी प्रभाव,
प्रोसेस यानी प्रक्रिया, फंक्शन यानी प्रकार, सीक्वेंस यानी क्रम, ठीक है। इसके पश्चात कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता। ये हमारे कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिसमें आप जटिल से जटिल विषय को आप अंडरस्टैंडिंग में लेकर जा सकते हो। आपसे कई लोगों ने कहा होगा इट इज एग्जाम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज यू मस्ट हैव द, अगर आपको कॉन्सेप्ट बनाना है तो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस तरह के बवाल आपसे कई लोगों ने बतियाया होगा, ठीक है। तो हमें, मेरा आदत है कि मैं जब किसी शब्द को इस्तेमाल करता हूं तो मैं उसके बेस में चला जाता हूं। तो वही मुझे याद आ रहा है, समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। तो समझ कोई नहीं कोई समझ पा रहा है कि समझना क्या है। तो यहां पर मैंने इसको तोड़ दिया है और एनसीईआरटी में प्रूव करके दिखाऊंगा। मैंने फिर से कहा याद कर लो इसको, ठीक है। इसके बास्केट्स आपको बनाने होंगे। इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी की है इसको आपको क्या करना है, इसको टुकड़ों टुकड़ों में ऐसे तोड़ना है मेरे साथ। रीजन, इफेक्ट, प्रोसेस, फंक्शन, सीक्वेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है वो बेसिक ट्रेट्स होते हैं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। जब आप इनको खाओगे तब ये बनेगा, ठीक है। जब ये इसकी तरह से इंफॉर्मेशन को तोड़ोगे तब अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। अंडरस्टैंडिंग इज ऑल अबाउट नेक्टर। जब आप, क्या होता है, ढेर सारा जब आप मलाई या दही फेंटते हो तो उसमें से थोड़ा सा मक्खन निकलता है। सो अंडरस्टैंडिंग इज ऑल अबाउट दैट बटर या मक्खन। लेकिन उसके लिए ढेर सारा क्या करना पड़ता है, वो जो मलाई है या जो उसका दही है उसको फेंटना पड़ता है। फेंट के जो है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा चीज निकलता है। तो ये उसके जो है वो सीक्वेंस, जो आपके ऑर्गन्स है वो इसके साथ है, इसमें से आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन निकालोगे। दिस इज वेरी, इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस यहां से तैयार होता है। तो एनसीईआरटी इसमें बहुत हेल्पफुल करती है, राइट। अगला, डू नॉट मग अप द एनसीईआरटी। सबसे बड़ी गलती आप करते हो, आप एनसीईआरटी खरीद भी लाए होगे नई वाली, या हो सकता है पुरानी वाली भी। तो वहां पर क्या होता है कि आप एनसीईआरटी को मगअप करते हो लाइन बाय लाइन। ये देखो ना एनसीईआरटी ऐसे जो है मगअप करते हो, हाँ चलो अंडरलाइन करते हो, इसके नोट्स बनाते हो, फिर कॉपी में भी ऐसे ऐसे लिखते हो। ये सबसे बड़ा गलत काम है, क्योंकि इसमें आपको सबसे बड़ा नुकसान होगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम फिनिश कर देगा। एनसीईआरटी जो सिविल सर्विसेज के लिए, मैं स्कूल की बात नहीं, ये स्कूल के लिए बहुत अच्छा है। आप लाइन बाय लाइन पढ़ो, पीछे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए होते हैं बच्चों वाले। क्या आपने देखा है, अब देखो जैसे 6th क्लास की एनसीईआरटीज है, तो 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो व्हेन यू सी इन द, जब आप आकाश की तरफ ऊपर देखते हो तो आपको आकाश चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तुम सिविल सर्विसेज देने जा रहे हो, ठीक है। तुम्हें ये नहीं सोचना अच्छा आकाश में वो जो तुम 6th क्लास में जब तुम थे तुम्हें नहीं पता था कि ये जो है स्टार्स के पैटर्न क्या होते हैं, ये जो है ऊपर जब देख रहे हो तो वहां सेलेस्टियल बॉडीज भी दिखाई पड़ती। 6th क्लास में तुम्हें इससे लेना, तुम्हें नहीं पता था जब तुम 6ठी क्लास में थे। लेकिन आज तुम जो है वो 12th कर चुके हो, आज तुम ग्रेजुएशन में हो, आज तुम्हें सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना, कल तुम प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो। आज तुम्हें ऊपर की तरफ, मैं कहूं पहली क्लास है, 6th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 कहां से शुरू होता है, व्हेन यू सी इन द स्काई, जब आप आकाश की तरफ देखते हो, यू सी द लॉट ऑफ ग्लिटरिंग स्टार्स, जो है आपको जो है चमकते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं। तो आज आपको वो अपना टाइम नहीं लगाना है, आज आपको करना क्या है, ध्यान रखना। जो भी हो, चाहे साथ मेरे पढ़ो या ना पढ़ो, जहां भी रहो, मैं तुम्हें सक्सेस होते हुए देखना चाहता हूं। BTL, between the lines, right? Between the lines is a most important requirement for NCERTs. वो मेरी पूरी एक चैप्टर मेरे आधे पेज में आ जाए, BTL मुझे सिर्फ निकालना सीखना है, BTL ही मेरा सब कुछ है। नेक्स्ट मूव ऑन। अब ये शब्द आपने मेरे मुंह से बहुत सुना होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं BTL क्या होता है, ताकि आप भी अगर मेरे साथ मेहनत करें तो आपको पता होना चाहिए आपका ओरिएंटेशन क्या है। नेक्स्ट स्टार्टेड, कोई भी चीज मैं इसमें छोड़ूंगा नहीं, राइट। BTL पे पहुंचने से पहले मैं आपको बताता हूं कि एनसीईआरटीज का इंपॉर्टेंस क्या है यूपीएससी के लिए। आपके दिमाग में क्वेश्चन तो चल रहा होगा कि एनसीईआरटी अगर पढ़ भी लूं तो मुझे कितना फायदा होगा और कितना नहीं होगा। एवरेज जो इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी के महत्व को लेकर, तो नियरली 30 to 40% जो पेपर होता है प्रीलिम्स में वो एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। जो 30 to 40% पेपर जो होता है वो एनसीईआरटी से आता है। इसका मतलब एनसीईआरटी डेस्टिनेशन नहीं है, एनसीईआरटी बिगिनिंग है, शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा। लेकिन ये कई बच्चों ने, कल 2 बच्चों का मैसेज आया कि सर एनसीईआरटी के बाद कुछ और तो पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आईएएस मेरा निकल जाएगा ना। तो ये बताना मेरा बहुत जरूरी था कि इस पूरी कहानी में 30 to 40% का ये वेटेज है। बट डायरेक्ट क्वेश्चन का वेटेज तो 30 to 40% है, ठीक है। कई बार ये 45% तक भी चला जाता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी जहाज को, अगर अमेरिका जाना है, एरोप्लेन को अमेरिका जाना है, ठीक है, और हवा में उसको 30,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर जो है उड़ना है, घंटों उड़ना है उसको, बहुत पावरफुल बोइंग है। लेकिन बोइंग को उड़ने के लिए एक रनवे की जरूरत होती है,
नोटिस किया है कि कोई भी जहाज हो कितनी भी ऊंचाई पर उड़े, वो जेट प्लेन हो जो जाकर बम्बार्डमेंट करेगा, ठीक है, दूसरे देश पर बम गिराएगा, हवा की जो है वो साउंड की वेव से भी तेज चलेगा, उसकी गति से भी, लेकिन आपने देखा होगा उसको उड़ने से पहले, टेक ऑफ करने से पहले रनवे पे दौड़ना पड़ता है। एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट रनवे। एनसीईआरटी आपकी सक्सेस फ्लाइट को तय करता है, याद रखिएगा। यानी आप उड़े चाहे जितना, आप आईएएस बने, आईएफएस बने, आईपीएस बने, आप अपना जो है वो जोन प्राप्त करें, कोई और जोन में जाएं, ये दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपकी रैंक 10वीं हो, 5वीं हो, पहली हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट शुरुआत जो आपको करनी, जो आपका रनवे है, वो आपका एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी के दम पे आपका जो जहाज, वो जब आपको पता है जब तक वो रनवे पे स्पीड नहीं पकड़ता तब तक वो टेक ऑफ नहीं कर सकता है, वो आगे नहीं जा पाएगा। सो इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट कि 30 to 40% तो डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे मिल रहा है, और आपको पता है 55 से 60% आपको क्वेश्चन करने होते हैं, प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा। उसमें अभी साइंस और करंट अफेयर्स ये सब तो मैं अभी बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है इट क्रिएट साउंड बेस फॉर द फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग। आप लक्ष्मीकांत पे जाना चाहते हैं, आप बिपिन चंद्रा पढ़ना चाहते हैं, आप डीडी बसु अच्छा करना चाहते हैं, रमेश सिंह अच्छा पढ़ना चाहते हैं, आप जो है वो झा श्रीमाली पढ़ना चाहते हैं, ये लीजेंड बुक्स है जिनको रिसर्च बेस पे लिखा गया है, और इन किताबों को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो ये नहीं सोचकर ये इन्होंने लिखी है कि कोई छोटा बच्चा आज पहली बार पहुंच रहा है और पहली बार उसको प्राचीन इतिहास से उसका साक्षात्कार हो रहा है, नहीं है। सो अगर आपको टेक ऑफ करना है, अपने जहाज को ऊंचाइयों तक लेकर जाना, स्पीड पकड़नी है, तो आपको एनसीईआरटी वर्क एज अ रनवे, याद रहेगा। पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मेरे साथ आप एंथुजियाज्म नहीं बना पाओगे। मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे बाद में मगब की तरफ चले जाते हैं, वो धीरे धीरे अंत में वो डाटा के साथ सेटल हो जाते हैं, बोले हाँ यही मेरे भाग्य में है, मुझे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी पॉइंट पर सेटल हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए, और यही मेरे पढ़ाने का स्टाइल भी है। क्या है इस लेक्चर में, अब मैं आता हूं टू द पॉइंट, इसको रैप अप करते हैं। कई लोगों ने पूछा कि आपका लेक्चर प्लान क्या होगा। तो पूरा जो बेस चलेगा वो LWMI नोट्स चलेगा, दैट इज अ वेरी इनोवेटिव, दिस इज अ लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। LWMI नोट्स मेरा बेस है, सभी लोग जानते हैं कि मैं इसके अपने नोट्स अपने हाथ से बनाता हूं, दिस इज अ, ये मेरे हाथ से मेरी राइटिंग में बने नोट्स हैं। इसमें सबसे खास बात होती है ये बहुत साइंटिफिकली बनाए जाते हैं, हुकिंग बेस बनाए जाते हैं, और इनमें एक फ्लो होता है। तो मैं मिनिमम वर्ड में पूरे के पूरे नोट्स को लेकर देता हूं। कई बच्चों ने, मेरे बच्चे तो खैर ऑसम कर रहे हैं उसमें, मैं तो आजकल डेली उनके नोट्स भी शेयर कर रहा हूं इंस्टाग्राम पे, और इतनी पॉपुलैरिटी आ रही, इतनी पॉपुलैरिटी आ रही, हैट्स ऑफ टू यू ओजांकियंस जो भी मेरे साथ हैं, कि जहां अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, दो लोग जो है वो एक दूसरे को पोस्ट शेयर कर रहे थे, मेरे बच्चों ने एस्से लिखकर मुझे भेजा, और आप आश्चर्य करेंगे वो एस्से मंत्रालय गया हुआ है। 2-3 दिन में मेरे पास जो उसका आउटपुट रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन जो मुझे पहला बेस मिला था वो इतना खुश थे, मतलब वो मंत्रालय की, आपके यहां सिविल सर्विसेज में बहुत कम इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, ज्यादातर ये एक्टिविटीज स्कूलों में हुआ करती थी। ऊपर में तब होती थी जब सरकार की तरफ से दबाव आता था, डीएसए को जवाब चला गया, बीएसए को चला गया कि भैया एक एक्टिविटी की फोटो भेजनी है, कि बच्चों ने निबंध उबंध लिखा। लेकिन इस तरह के एक व्यावसायिक संस्थान में, हम लोग कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस में, कोई ऐसा जहां एनवायरमेंट को लेकर इतनी अवेयरनेस, आपने एस्से लिखे, आर्टिकल्स लिखे, और बल्क में मोर देन 80 आर्टिकल्स मैंने जो है वो भेजे हैं मंत्रालय को, वहां पर आप लोगों ने जो भेजा। सो आज आपकी बात, मेरे ओजांकियंस की बात अभी बहुत कम समय पहले मुझसे जुड़े, और आपकी जो एनर्जी है वो अब मिनिस्ट्री तक पहुंच रही, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और बहुत तारीफ, जब आपकी तारीफ होती है तो वो मुझे लगता है कि वो मेरी तारीफ है, मुझे लगता है कि हाँ बस अब यही मुझे चाहिए था। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेहनत की। उस दिन आप आराम कर सकते थे, लेकिन मेरे कहने पे आप लोगों ने आर्टिकल लिखा, और उसी दिन जब मेरी मीटिंग हुई तो वहां पर मैंने आपके आर्टिकल को प्रेजेंट किया। सीरियसली वो बहुत ही ऑसम डे था मेरे लिए भी, और यही हमारी वैल्यूज हमें आगे भी लेकर चलनी है। दूसरा BTL, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, यानी बिटवीन द लाइन मेरा पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। हो सकता है मैं पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको 7 पॉइंट पढ़ाऊं, लेकिन वही 7 पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, अपने टाइम को आपको सेव करना है मेरे साथ, और इसके बाद रेगुलर टेस्ट और आंसर राइटिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट्स। अब लेक्चर प्लान भी सुन लो, क्या ऐसे पढ़ना है ये भी आपको ही, अगर अपना तैयार करें तो आप कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी, दैट इज कंज्यूम 40% टाइम, इकोनॉमी 10% टाइम, ठीक है, जो भी हमारे लेक्चर प्लान होंगे, हिस्ट्री 30% एंड पॉलिटी 20%। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ज्योग्राफी क्यों, ठीक है, तो ये भी आप समझ लो कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी को हम लोग डायनेमिक सब्जेक्ट के अंतर्गत गिनते हैं। यूपीएससी में 2 तरह की कैटेगरी है, कि स्टैटिक सब्जेक्ट और एक डायनेमिक सब्जेक्ट। डायनेमिक सब्जेक्ट में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे अभी हमने चक्रवात पढ़ा, और अभी आपने देखा कि चक्रवात लगातार आए। अभी तो आज ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया कि जो लोग मरे हुए जानवरों का मांस बेच रहे हैं वो भी जो है उस पर हमें रोकना है। तो ये क्या है, हमेशा ये करंट बेस्ड चलता रहता है, इसमें कुछ नई नई चीजें जुड़ती हैं। लेकिन जो ज्योग्राफी का सिलेबस है बहुत वियर्ड सिलेबस है। अगर आप लोगों ने इंटरनेट पे या टॉपर्स के कभी इंटरव्यू देखे होंगे तो आपने एक चीज
देखी होगी, वो हमेशा एक चीज आपसे कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो ज्योग्राफी एनसीईआरटीज हैं, अगर उसको आपने सही ढंग से कर लिया, उसको अंडरस्टैंडिंग कर ली, तो आपको किसी और किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पॉलिटी के लिए हालांकि ये बात सही नहीं है, ये बात हिस्ट्री के लिए भी थोड़ी कम है, इकोनॉमिक्स के लिए तो बहुत कम है, लेकिन ये बात ज्योग्राफी के लिए एब्सोल्यूट है। बहुत ही विस्तृत वे में इसको जो लिखा गया, बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ लिखा गया है। और जो इकोनॉमी का बेस है वो ज्योग्राफी से निकल कर आता है। जैसे आप जब आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं, तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं, तो एग्रीकल्चर, शस्य प्रारूप, मेंस के टॉपिक हैं ये सारे, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कंजर्वेशन यानी भूमि संरक्षण, ये सारे टॉपिक आपके मेंस के जो हैं, सिंचाई, इरिगेशन, एनवायरमेंट, ये सारे टॉपिक आपके ज्योग्राफी के अपने आप कंप्लीट होते चले जाते हैं। इसीलिए ज्योग्राफी और इकोनॉमी, मैंने हमेशा कहा, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टैटिक सब्जेक्ट आता है, इसको हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी कहते हैं। तो इस वे में मैं चलूंगा। ज्यादातर टीचर हम लोग हिस्ट्री या पॉलिटी शुरू करते हैं, बच्चे को मजा आता है, वो कहानियां सुनता है। मैं चाहता हूं कि तकलीफ हम झेलें, तकलीफ झेलेंगे तो इसमें समय अगर ज्यादा भी लग गया तो हम उस समय को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि डायनेमिक पोर्शन को पकड़ना सबसे कठिन काम होता है। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद।